इंडिया न्यूज़ हरियाणा के मंच के पॉडकास्ट पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी। सर राम राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती जी, आपको भी प्रणाम और आपके चैनल के दर्शकों को भी, सभी को जय श्री राम। सर मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज कराई, आगे की प्लान, आगे की रणनीति क्या है? भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा संगठन है जिसमें एक साधारण से कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेवारी दे और कार्यकर्ता के भाव से, स्वयंसेवक के भाव से उस पद पर रहते हुए उस पद की जिम्मेवारियों का पूरी तरह से, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ पालन करे। और ये हमारे संगठन में अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं, किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दे दें। कई दफे आदमी को भ्रम रहता है कि यही आदमी ज्यादा उपयुक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अनेक अवसरों पर उन्होंने अपनी बढ़िया जिम्मेवारी निभाने का काम किया। जितने भी प्रदेश अध्यक्ष पहले रहे, सभी प्रदेश अध्यक्षों ने बहुत बढ़िया काम किया है और अच्छे से काम किया है। और मुझे मौका मिला है जब से, और संयोग से उस समय मौका मिला जब चुनाव थे और लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था और विधानसभा के चुनाव आए, मुझे जिम्मेवारी मिली। और हरियाणा की जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जो 2014 में हम 47 विधायक हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से जीत कर आए थे और 48 विधायकों के साथ उससे आगे बढ़े और स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बनी है। कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विश्वास की जीत, उनके विकास की गारंटी की जीत, और देश का युवा, देश की महिलाएं और देश का गरीब और देश का किसान जिस प्रकार से सभी के विश्वास को जीतने में भारतीय जनता पार्टी सफलता हासिल की है और स्पष्ट बहुमत की सरकार आज हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अब निकाय के चुनाव हैं। निकाय चुनाव की क्या खास तैयारी है? फिर अच्छा जो रिजल्ट जिस प्रकार से दिल्ली के चुनाव में आया है, मुझे पूरा भरोसा है कि इस निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी। और आपने कहा कि किसी को भी अगर बीजेपी में मौका मिलता है तो वो इसी तरह की जिम्मेदारी निभाता है। मतलब लास्ट लाइन पे जो आदमी खड़ा है, जो कार्यकर्ता खड़ा है, अगर उसको भी ये मौका दिया जाए तो कायदे से वो भी इसी तरह की जिम्मेदारी निभाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी इसी विचार की पार्टी है। ये अंत्योदय की सरकार, जो समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, उस पर ये सरकारें काम करती है। और उसी प्रकार से पार्टी में भी पीछे की पंक्ति के कार्यकर्ताओं को भी आगे की पंक्ति में खड़ा करते हुए जिम्मेवारी देने का काम करते हैं। क्योंकि एक ये पार्टी विचार की पार्टी है और संस्कारों से जुड़ी हुई पार्टी है और अपने देश के लिए काम करने की सोच लेके जो कार्यकर्ता काम करता है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है। बीजेपी का कुनबा एकदम मजबूत होते जा रहा है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के चुनाव में जीत दर्ज की, जहां एक तरफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि मैं इस जीवन में तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें हरा नहीं सकते, वो तो इस जीवन में कर दिखाया है। किस तरह आगे, मतलब जिस तरह कुनबा बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का और मजबूत होता जा रहा है, क्या देखते हैं? ये हमेशा से ही है। घमंड कोई भी व्यक्ति करेगा उसका रिजल्ट यही रहने वाला है। और जिस प्रकार की घमंड की, अभिमान की बातें केजरीवाल जी ने अपने सत्ता के नशे में चूर होते हुए, और उन्होंने जिस प्रकार से अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जो पार्टी खड़ी हुई उस का लाभ लेते हुए, और उन्होंने लगभग 12 वर्ष तक दिल्ली के अंदर झूठ की और लूट की राजनीति की है। उसका अंत हुआ है और दिल्ली की जो आपदा थी, इस बार जो फ्री की जो आपदा, दिल्ली बीजेपी ने ट्वीट भी किया तुरंत बाद, बहुत अच्छा वो था, आपदा गई। ये आपदा दिल्ली की गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और दिल्ली के अंदर बहुत वर्षों के बाद एक ऐसा राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पूरा एनसीआर के एरिया में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उसका बैठकर समाधान करने का एक अवसर जनता ने दिया है और हम उसको पूरा करेंगे। सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है, उस पर हमारी सरकारें काम करती है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीबी को जिया है, उस गरीबी को देखा है जो कभी भी
आज से पहले बहुत सारे प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जिस प्रकार की गरीबी को देखते हुए जीते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं और उसी सोच से आए हैं, इस देश से, पूरे देश से गरीबी दूर हो, उनका विजन है, वो उसमें कामयाब रहेंगे। अभी बहुत जल्द हरियाणा सरकार का भी बजट आने वाला है। अभी केंद्र सरकार का बजट जारी हुआ जिसमें बहुत अच्छा टैक्स स्लैब के जो 12 लाख से सालाना की आय वाले लोग हैं उनको टैक्स मुक्त कर दिया गया है। तो हरियाणा के लिहाज से एक तो आप किस तरह इस बजट को देखते हैं और जो हरियाणा का बजट आने वाला है उसको किस तरह देखते हैं? उसमें क्या सरकार ने मतलब एक तरह का मसौदा तैयार किया है खासतौर पे किसानों और युवाओं के लिए? हरियाणा सरकार का जो आने वाला बजट रहेगा, और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को क्योंकि चुनाव से 60 दिन पहले जिम्मेवारी मिली जी, और उस जिम्मेवारी को उन्होंने पूरा किया। और अब थोड़ा समय हुआ है सरकार बनने के बाद, और ये जो बजट आएगा ये पहला बजट होगा, और इस बजट के अंदर भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है देश के गरीब के लिए, देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, ये एक लाभकारी बजट रहे, उसके लिए हमने योजनाएं लागू की हैं। और देश के सर्व समाज के लिए सर्वस्पर्शी एक बजट बने जो सबका ध्यान रखे, और जो 12 लाख रुपए की तक छूट केंद्र सरकार ने दी है उसका लाभ 100% पूरे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी, मध्यम वर्ग की जो आबादी है, ये सीधा बजट मध्यम वर्ग की आबादी पर असर करेगा। और मध्यम वर्ग की जो आबादी है उसको भी खर्च करने की एक छूट मिली है, आजादी मिली है। वो आजादी का लाभ पूरे देश को मिलेगा, उसमें सबका व्यापार भी चलेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन होगा। और जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने भी बजट के लिए सबसे सुझाव मांगे हैं, आज चाहे युवाओं के बीच में जाके मुख्यमंत्री जी बजट पर चर्चा कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच में जाके कर रहे हैं, छोटे जो उद्यमी हैं उनके बीच में जाके कर रहे हैं, और अभी 2 दिन पहले ही गुड़गांव के अंदर जो 200 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के जितने भी 1541 ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं, उनके लिए भी एक भारत BGFI एक संस्था बनी है, फोरम बनी है, उनके साथ भी बजट पर चर्चा की है। तो हमारे स्वदेशी जो उद्योगपति हैं, अपने देश का जो बड़ा उद्योगपति है वो किस प्रकार से ग्रोथ करे और उसकी बड़ी भागीदारी हमारे देश के विकास में रहे, उस पर भी सारी चर्चा बजट की है। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी प्रत्येक वर्ग के साथ इस बजट पर क्या क्या सुझाव आए हैं, और उन्होंने अनेक मंचों से ही बोला है, प्रेस में ही बोला है कि जिनके जो भी सुझाव आएंगे उन सबको हम बजट में शामिल करेंगे। बिल्कुल, सीएम ने बिल्कुल बजट के बाद पीसी में भी बोला था कि ये हरियाणा के लिहाज से बहुत ज़्यादा लाभकारी बजट है। सर, जिस तरह बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, मजबूत होते जा रही है, हर राज्यों में बीजेपी जीत दर्ज करती जा रही है, वैसे सोशल मीडिया और डिजिटल हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और एक ताज़ा मामला गरमाया हुआ है, यूएस से डिपोर्ट किए भारतीयों का। 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया, जिसमें से 34 हरियाणा के थे, फिर 33 पंजाब के थे। सोशल मीडिया पे ये जंग छिड़ी और पार्लियामेंट में मुद्दा गरमाया हुआ है कि किस तरह उनको डिपोर्ट कर दिया गया, बिल्कुल इलीगल तरीके से आया था, और ट्रंप का भी ये बनता था। ये वाली जो चीज़ है सर, एजेंटों के थ्रू कम से कम 30, 35, 50 लाख रुपया खर्च करके अगर ये युवा जा रहे हैं, और सरकारी नौकरी की हम बात करते हैं कि हमने 1.5 लाख या फिर इतनी नौकरियां दे दी हैं, तो ये वाला मामला कैसे हल होगा सर? ये जिस प्रकार से ये सारा घटनाक्रम हुआ है, और ये कानून से जुड़ा हुआ मामला भी है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला भी है, और जो हमारी हरियाणा सरकार है, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में, उनके कार्यकाल में एक हमने विभाग का भी गठन किया था। उस विभाग की जिम्मेवारी है जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, लीगली सहायता सरकार की तरफ से मिले, एक प्लेटफार्म हमने तैयार किया है। और आने वाले समय में भी हम हरियाणा के सभी युवाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, और सभी युवा कानूनी तरीके से वहां जाए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो भारत सरकार और हरियाणा सरकार उस समस्या को दूर करेगी। इस प्रकार की एक व्यवस्था हम बनाने का काम करेंगे। और मैं उन सभी जो 34 बच्चे हरियाणा के भी हैं, उन सब परिवारों को भी धन्यवाद, बधाई भी देता हूं कि उनके बच्चे सकुशल सही सलामत अपने घर आए हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की कानूनी उनको आवश्यकता होगी, हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी, अपने देश का कोई भी व्यक्ति है, अपने देश का कोई भी नागरिक है,
उन सब के साथ भारत सरकार और हरियाणा सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके हितों की रक्षा करने का हम पूरी व्यवस्था करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। एज ए इंडिविजुअल मोहनलाल बडौली का आगे का क्या टारगेट है? मोहनलाल बडौली का टारगेट यही है कि जिस प्रकार की जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी उसको पूरी करेंगे और हम देश के लिए कुछ कर पाए। जी। परमपिता परमात्मा से यही हम तो प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम भी देश के लिए कुछ कर पाए। और जो डिजिटल पे आपको ऑडियंस सुन रही है, आज के युवा जो सुन रहे हैं, क्योंकि हम तो सब बस मोबाइल आगे हाथ में उसी पर देखकर सुनते हैं और सर्च करते हैं और वही सुनते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मैं तो और खासतौर पे हरियाणा के युवाओं के लिए। मैं सभी देश के युवाओं के लिए एक जरूर बात कहूँगा कि वो फोन की बजाय अपने माँ बाप के साथ भी, अपने बुजुर्गों के साथ भी समय को बिताएं। और बहुत कुछ जो है संस्कारों से आदमी आगे बढ़ता है। अच्छे संस्कार माँ बाप के द्वारा जो परिवार से मिलते हैं उनको भी ग्रहण करें। और आज टेक्नोलॉजी का युग है और इस टेक्नोलॉजी के युग में टेलीफोन के ऊपर भी बहुत सारा अनाप शनाप प्रचार, डिजिटल क्राइम, बहुत सारी चीजें चली हुई है। उनसे बचें और अच्छे विचार को अपनाएं और बुरे विचार से दूर रहें। बिल्कुल, डिजिटल क्राइम से बचें, अच्छे विचारों को अपनाएं, संस्कार जो माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करें, ये मोहनलाल बडौली का कहना है। सर, एक छोटा सा सवाल मुझे अभी याद आया। अभी हाल फिलहाल में आपने महाकुंभ में देखा होगा, IIT बाबा अभय सिंह के नाम से एक लड़का है जो फेमस हो रहा है, झज्जर का लड़का है वो। उसने भी ये कई पॉडकास्ट में कहा, कई इंटरव्यूज़ में कहा कि घर का माहौल अच्छा नहीं था, इस वजह से उसने ये रास्ता अपनाया। IIT क्लियर करने के बाद, इतने साल ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने के बाद, लाखों कमाने के बाद उसने बाबा या संन्यास लेने का फैसला कर लिया। अब ये देश जो है ना साधु संतों का देश है और जिस प्रकार से जिसका जैसा वातावरण होता है और बहुत सारे विचार होते हैं, हर आदमी के अपने विचार होते हैं और विचारों की आज़ादी है जी। तो कोई भी सन्यासी बन सकता है, कोई भी साधु बन सकता है, कोई भी संत बन सकता है, कोई भी हमारा एक RSS का संगठन है इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारे प्रचारक हैं जो इसी प्रकार से देश की सेवा का काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। तो जितने भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, तो वो सब सेवा का काम करते हैं और ये तो सबका अपना विचार होता है। और आज जो कुंभ की चर्चा आपने की है, मैं भी अभी कुंभ में आस्था की डुबकी माँ गंगा यमुना सरस्वती की उस अमृत धारा में हम भी डुबकी लगा के आए हैं, आस्था की डुबकी लगा के आए हैं और कामना करते हुए आए हैं कि हरियाणा की भी और देश की भी और प्रदेश की भी सभी जनता की भलाई के लिए माँ गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद सबको मिले, इसकी कामना के साथ एक सनातन धर्म को मानने वाले लोग तो वहां जाते ही जाते हैं जी। लेकिन मैंने खुद वहां देखा है सभी धर्मों के लोग वहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं और सभी के सुख की कामना हम करके आए हैं। और जो आपने IIT बाबा की बात करी है, वो एक पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे आज देश में संत हैं जो PhD होल्डर भी हैं और बहुत सारे LLM करने के बाद भी इस प्रकार के उसमें करते और अलग अलग विचार है। नहीं, वो अच्छा मैसेज भी दे रहे हैं, लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। ये अच्छा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है और उसके माध्यम से वो जो भी काम कर रहे हैं देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और सबकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। राम राम सर।